Good morning, students. Today, the second part of the practice question chapter principal extraction and isolation of elements. Before we start the question banks, first section is going on for question number 1 to 30. The first section for the question bank is practice question is the 1 to 30. Now, today the question 31 to 55 questions. These questions are the based on the board paper, last 3 year or 4 year collection for examination. Or before we go these questions, let finish these substances in your parents point of view or responsibility for your side. You must be done in these questions in a class copy. Second, ask and discuss these questions in the live session of the chemistry classes. And third, check these copies in their parents and sign by with the date and sign by your parents along with these question collection. So this is the most important thing. Ask these questions. That is the another thing to ask and discuss these questions into a live session of the classes. Whenever the live session of the classes, to ask the general question number के साथ आप क्वेश्चन नंबर के साथ इन्हें पूछिए. जैसे क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 55 में प्रिंसिपल आपको दे रखा है, और तो इन क्वेश्चन के कंपोनेंट के बेस पे आप सीधे यहाँ पे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं. तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ये लेक्चर नहीं है, क्वेश्चन बैंक है. और क्वेश्चन बैंक में भी आप लोगों ने जो करना है वो करना है कि इन क्वेश्चनों को हमने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में अरेंज कर रखा है. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में अरेंज करने के साथ साथ ये क्वेश्चन हमारे पिछले 4-5 सालों में आए हुए क्वेश्चनों का कलेक्शन है. इन क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो ये आपके पास बहुत एनफ हो जाता है. साथ में समरी बना लीजिए और समरी को अच्छी तरह से फॉर्मेट कर लीजिए. तो ये चैप्टर आपके पास छोटा है और अच्छे खासे आपको इसमें ये आपको नंबर दिलाएगा और ये किसी भी तरह से आपको बीट नहीं होना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मतलब यहाँ पर 31 है. पहला सेक्शन आपके पास जा चुका है. तो पहला आपके पास क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ब्लिस्टर कॉपर? ब्लिस्टर कॉपर आप किसे कहेंगे? व्हाट इज द ब्लिस्टर कॉपर? व्हाई इट इज कॉल्ड सो? तो ये तो आपको पास पता होना चाहिए कि ब्लिस्टर कॉपर है क्या. ब्लिस्टर कॉपर मेरे पास जा चुका. वैसे भी ब्लिस्टर कॉपर किसे कहते हैं, और जिसको भी डाउट है मैंने आपको अभी भी बताया था. लाइव सेशन में आप जुड़िए, सीधे क्वेश्चन नंबर में बोलिए कि भाई क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए जी. तो ये आपके लिए जरूरी है. सभी बच्चे जो है लाइव सेशन में जरूर जुड़िए. ये आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों को लाइव सेशन में जरूर लेके आइए ताकि हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर सकें. आप सब्जेक्ट में डिस्कस करने के लिए लाइव सेशन में जरूर जुड़िए. तो साथ में ये जो है आपके पास की व्हाई इट इज कॉल्ड सो, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास बना करते हैं. चलिए सेकंड क्वेश्चन यहां से लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन आप क्या, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल क्राइटेरिया फॉर द एक्सट्रैक्शन? मैंने आपको बताया था 2-3 चीजें इसमें काम कर रही हैं. एक आपका काम कर रही है थर्मोडायनामिक, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट. तो थर्मोडायनामिकली एक्सट्रैक्शन में क्या रोल है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रोल क्या है. जैसे आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी है, उसका रोल क्या है. जैसे आपको पायरोमेटलर्जी है, उसका रोल क्या है. तो 3-4 वर्ड है, आप जरूर इन वर्डों को शामिल कर लीजिए. इनसे ज्यादा आपके पास पूछने की उसके पास कंडीशंस नहीं बनती. चारों तरफ से इस चैप्टर को आप घेर लीजिए तो ज्यादा आपको पास पूछने के चांसेस में नहीं बनेंगे. आप उन्हें सब चीजें याद करिए. क्वेश्चन नंबर 33 देखिए. व्हाट इज द रोल ऑफ द फ्लक्स? फ्लक्स का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द फ्लक्स इन, आगे देखिए, इन इलेक्ट्रोमेटलर्जी, नॉट मेटलर्जी, तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी. तो फ्लक्स का रोल क्या है इलेक्ट्रोमेटलर्जी में? तो फिर से वही, अगर आपको डाउट है अगेन लाइव सेशन में आइए और क्वेश्चन नंबर 33 बोलिए कि हाँ जी 33 का आंसर दीजिए. तो ये आपके पास तरीका होगा ताकि हम लाइव सेशन में इन क्वेश्चनों को और ले सकें. सभी के लिए, बॉयज और गर्ल्स, इट इज द कंपल्सरी टू ज्वाइन लाइव क्लासेस. क्वेश्चन नंबर 34 देखिए. क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? गिव इट द वन एग्जांपल ऑफ, किस चीज का एग्जांपल देना है? एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन. गिव इट द वन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन. कि ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो कि एक्सट्रैक्शन हम कर पाएंगे बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन के बेस पर. तो वो कोई भी प्रोसेस आप बता सकते हो, लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 35 देखिए. व्हाट आर द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनोड मड इनटू इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल? तो क्या बोला इसने? व्हाट आर द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनोडिक मड. जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो एनोडिक मड कहां पर, कौन सा एलिमेंट वहां पे इकट्ठे हुआ करते हैं. चलिए सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए. नेम द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर और अदर मेटल ऑफ वेरी हाई प्यूरिटीज. तो प्यूरिफिकेशन का मेथड बता दीजिए सेमीकंडक्टर के बेस पर, और इस मेथड को और बाकी मेटल के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. तो क्वेश्चन समझ में आया हुआ आपको? नेम द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा हम मेथड यूज करा करते हैं प्यूरिफिकेशन का. और साथ में अदर मेथड के लिए भी, अगर मेटल के लिए भी आप यहाँ पर पूछ सकते हो विद वेरी हाई इंप्योरिटी. लेकिन प्योरिटी जो है उसमें इंप्योरिटी बहुत कम दिखाई देंगी, प्योरिटी आपको ज्यादा मिलनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 37 देखिए. विच मेथड इज यूज फॉर
रैपरिंग, रैपर जैसे चॉकलेट के रैपर है, मिठाइयों के ऊपर लग जाते हैं, ये कौन सा मेटल है? तो क्या है क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड एज रैपर फॉर किस चीज में? चॉकलेट्स एंड स्वीट्स। चॉकलेट और स्वीट में लगने वाले जो रैपर्स हैं वो किस मेटल के हैं? और साथ में यहाँ पे क्यों भी बोला जा सकता है कि वाई भी यहाँ पे बोला जा सकता है कि क्यों है ऐसा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 38 देखिए। 38 में क्वेश्चन में क्या है, नेम द मेटल यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज। तो अब देखिए मैंने आपको कुछ मेटल बता रखे थे, कुछ मेटलों के अलावा थोड़ा सा यहाँ पर और भी चीजें बढ़ती हुई दिखती हैं। मैंने आपको मेटल कौन कौन से बता रखे थे? मैंने आपको मेटल बता रखे थे आयरन, भाई आयरन आप कर लीजिए, और उसके अलावा आपके पास करना चाहिए एल्यूमिनियम, उसके अलावा आपके पास करना चाहिए कॉपर, उसके अलावा आपको पास करना चाहिए जिंक, उसके अलावा आपको करना चाहिए कौन सा, सिल्वर, और उसके अलावा आपको करना चाहिए कौन सा, गोल्ड। और इनके अलावा जो जनरल क्वेश्चन कहीं कहीं पे पूछ लेता है जैसे ये क्रोमियम और मैग्नीज, तो क्या बोला है, नेम द मेटल यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड एमएन फॉर देयर ऑक्साइड। तो एलिंगम डायग्राम से भी इसका जवाब दिया जा सकता है। फिर से नहीं आता, आप लाइव सेशन में जुड़िए, क्वेश्चन नंबर 38 बोलिए, सीधा आपको इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच मेटल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायर इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो कौन सा मेटल है जो कि इलेक्ट्रिकल वायर के बेस पर हम यूज करा करते हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी के। और साथ में ये भी पूछा जा सकता है भाई वही मेटल क्यों, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए उसका रीजन। तो ये तो आसान हो जाएगा, इसके लिए तो आपको पास जवाब इसके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच मेटल इज यूज्ड इन क्या, प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। कौन सा मेटल हम यूज कर रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट भी हो गया। कौन सा मेटल हम यूज कर रहे हैं जो प्रिवेंट कर रहा है, किस चीज को प्रिवेंट कर रहा है, आयरन की रस्टिंग को। और साथ में फिर से वही क्यों भी करा जा सकता है, यहाँ पर वही मेटल आपने क्यों लिया। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, गिव द वन यूज, एक यूज बता दीजिए किसका, कास्ट आयरन और रॉट आयरन का। तो रॉट आयरन और कास्ट आयरन का एक ही यूज यहाँ पर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, गिव द वन यूज, अगेन द यूज किसका, निकल स्टील और क्रोमियम स्टील। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है स्टेनलेस स्टील भी पूछा जा सकता है। तो थर्ड इज द स्टेनलेस स्टील भी आप पूछ सकते हो कि उसका भी यूज क्या है, लेकिन वो जनरली हम बता सकते हैं। तो निकल स्टील का वन यूज और साथ में क्रोमियम स्टील का वन यूज, स्टेनलेस स्टील भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विच मेटल इज यूज इन द ड्राई सेल। अरे ये कौन सा मेटल है, ये तो आपको ऑलरेडी अभी पता हो जाना चाहिए था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू में। तो विच मेटल इज यूज इन ड्राई सेल में यूज होने वाला कौन सा मेटल यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। मेन कंपोनेंट आपको बताना है। मेन कंपोनेंट ये क्या क्या चीजें इसके अंदर है, क्या है, ब्रास में कौन कौन से एलिमेंटों का कॉम्बिनेशन है। और थर्ड हो गया जर्मन सिल्वर, ये तो जीके के क्वेश्चन में आने वाला है, एनडी के पेपर में भी ये चीजें आपको मिलेंगी। तो जर्मन सिल्वर में आपके पास क्या है और ब्रास में आपके पास क्या है, ये आप बताना है आपको इसके मेन कंपोनेंट में। चलिए जी, ये तो हो गया हमारे पास कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 तक। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, व्हाट इज द रोल, किस चीज का रोल पूछ रहा हूं, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के अंदर क्रायोलाइट का रोल क्या है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपको बात जरूर पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज द रोल, तो मैंने आपको बोला था मेटलर्जी के अंदर जो रोल है वर्ड है ये काफी कुछ पूछे गए। इन रोलों को जरा ध्यान से लिख लीजिएगा, कोई बड़े रोल इसमें है नहीं, वही कोई डिफरेंस इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये इस तरह के रोलों को कलेक्ट कर लीजिए सारे के सारे मेटलों के अंदर आने वाले। और फिर से वही है भाई, या तो आयरन में पूछेगा या फिर जो है किस में पूछेगा, आयरन में, एल्यूमिनियम में, या फिर पूछेगा किसमें, कॉपर में, या फिर पूछेगा किसमें, जिंक में। तो इन मेटलों को कलेक्शन कर लीजिए, सारे के सारे टेबल फॉर्मेट में कर लीजिए, तो आपको आराम से यहाँ पर पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन पिग आयरन। कार्बन की परसेंटेज क्या है। अगर कार्बन में परसेंटेज है तो ये इंप्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा। कार्बन के परसेंटेज आयरन के अंदर है तो इंप्योरिटी है, यानी कि पिग अपने आप में, पिग आयरन अपने आप में इंप्योरिटी को लेकर बैठा हुआ है। कितनी परसेंटेज होगी हम कैसे निकाल सकते हैं, ये भी आगे जनरल क्वेश्चन बना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास 47 क्या, नेम द मेथड यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर को रिफाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करा करते हैं। कॉपर को रिफाइन करना है, रिफाइन, इट इज नॉट द मेथड, इट इज रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन नहीं, रिफाइनिंग करना है। तो कॉपर को रिफाइन करने के लिए कौन सा आपके पास मेथड है, ये आप जरूर लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब कॉपर के अलावा फिर से वही क्वेश्चन देखिए,
रिफाइनिंग के लिए कॉपर पूछ रखा है, बाकी मेटल पूछ सकता है, तो बाकी मेटल के ऊपर भी एक टेबल बना लीजिए, सभी के सभी 4-5 मेटलों के टेबल बना लीजिए, मेथड में उनका यूज क्या है, रिफाइनिंग क्या है, प्रोसेस क्या है। तो ये सारे के सारे आपके पास चैप्टर पिट नहीं सकता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था समरी बनाइए इसकी और समरी में बताइए कि कैसा हो रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 48, गिव द एग्जांपल ऑफ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस यूज इन क्रोमेटोग्राफी। तो ये पूछ रहा है गिव द एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर देखिए 48, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके पास। गिव द एग्जांपल, किस चीज का एग्जांपल? एग्जांपल ऑफ स्टेशनरी एंड मोबाइल। स्टेशनरी हुआ रुका हुआ और मोबाइल हुआ चलता हुआ, मूव करता हुआ। फेस यूज इन क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी में एक एग्जांपल दीजिए जिसमें कि एक स्टेशनरी फेस है और दूसरा मोबाइल फेस है, तो उसमें हमें एग्जांपल आपको शो करना है किसके? क्रोमेटोग्राफी के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन नंबर 48। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब ये जो फेस है क्रोमेटोग्राफी, आप पूरे पूरे एक बार पढ़ लीजिए तो आपको सारा का सारा चीजें इसी में से मिल जाएंगी। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर बनने वाला क्वेश्चन है, साथ में प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो बाकी जो चीजें हैं, कम से कम 7 या 8 चीजें होंगी हैं इसमें जो रिफाइनिंग में आती हैं, जैसे डिस्टिलेशन हो गया, जैसे आपके पास लिक्वेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, जोन रिफाइनिंग हो गया, फेस हो गया। इन सभी के अंदर इन कंडीशन को आप पकड़ सकते हो, ये भी टेबल के बेस पर आप लिखा जा सकता है। नेक्स्ट अगला देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन पिग आयरन। अब देखो पिग आयरन ऊपर भी चला गया, देखो क्वेश्चन आपके पास रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इस आयरन को यहाँ पर चेंज कर दिए तो क्या रखिएगा, यहां पर आप डाल सकते हो पिग आयरन की जगह क्या? रॉट आयरन, और या फिर आप स्टेनलेस स्टील भी आप बोल सकते हो। तो यहां पर लिख दीजिए रॉट आयरन आपके पास क्या है, तो रॉट आयरन में कार्बन के परसेंटेज क्या है, तो वहां पर हो गया पिग आयरन, यहां पर हो गया आपके पास पिग आयरन, तो यहां पर हो गया रॉट आयरन। तो ये क्या हुआ? पिग आयरन। तो ये क्वेश्चन रिपीट होता दिख रहा है, तो यहां पर हो गया आपका रॉट आयरन। तो रॉट आयरन में हो गया, या फिर स्टेनलेस स्टील में आप बता सकते हो कि कितनी परसेंटेज कार्बन की यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, व्हाट इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन। कमर्शियल आयरन की प्यूरेस्ट फॉर्म आपके पास क्या है? कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है क्योंकि जो रिपीट हो रहा हो, और रिपीट हो रहा हो तो आप उसे छोड़ सकते हो, आपकी नंबर ऑफ द क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाएंगे। तो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द कमर्शियल, इट द कमर्शियल, याद रहे कमर्शियल आयरन की, तो कमर्शियल आयरन की प्यूरेस्ट फॉर्म यहाँ पे क्या हुआ करती है, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या? हाउ इज द पिग आयरन डिफर फ्रॉम कास्ट आयरन। तो पिग आयरन तो 3 तरह के आयरन हो गए देखिए, तो यहां पर आप कास्ट आयरन भी लिख सकते हो, अगर रॉट आयरन नहीं लिखना तो कास्ट आयरन भी लिखा जा सकता है। कास्ट आयरन में कितनी परसेंटेज है, तो तीनों के तीनों में कंपेरिजन होगा, पिग आयरन, कास्ट आयरन और रॉट आयरन। तो यहां पर देखिए इसके लिए भी आप बना सकते हो, हाँ तो क्या बना सकते हो, हाउ इज द पिग आयरन डिफर फ्रॉम कास्ट आयरन, तो साथ में रॉट आयरन भी आप बोल सकते हो कि रॉट आयरन के अंदर में क्या डिफरेंस यहाँ पर हुआ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? इन विच टेम्परेचर रेंज कोक विल बी रिड्यूस द FeO। तो कोक जो है कौन सा ऐसे टेम्परेचर है जिसमें कोक जो है रिड्यूस कर सकता है, किसको रिड्यूस कर सकता है? FeO को रिड्यूस करना है हमारे पास। चलिए जी, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 52। फिर से वही बात, जिसका आंसर नहीं है लाइव सेशन में जुड़िए, सभी के आंसर लीजिए लाइव सेशन में, एक एक करके क्वेश्चन आप बोलते चले जाइए और आंसर इस तरफ से लेते चले जाइए, और साथ में स्टैंडर्ड फॉर्म में भी उसका लिखने का मेथड आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, रिडक्शन ऑफ Fe2O3 और Fe3O4 बाय CO occurs एट द रिलेटिव लोअर टेम्परेचर Y। अब देखो यहां पर आंसर जो रखा था वो आंसर जो है, क्वेश्चन का आंसर जो है आंसर में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना चाहिए था लो टेम्परेचर में, वो उसने आंसर में दे दिया। अब दूसरा उसका पास रीजन पूछा था, मैंने आपको बोला था या तो वो क्वेश्चन या फिर रीजन आपको जरूर पूछता, देखिए वाई। तो इसने क्या बोला, तो रिडक्शन ऑफ FeO2 या फिर Fe3O4 बाय CO, ठीक है जी, कब हो रहा है? लो टेम्परेचर में। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर जरूर नजर रखनी है आपको। चलिए जी नेक्स्ट, मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर आपके पास, और साथ में 5 चैप्टरों के जो आपके पास बोर्ड में आए हुए हैं, तो अगली बार मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए कि इन चीजों को मैं आपको वीडियो लेक्चर के बेस पर रिप्रेजेंट करूं कि हमने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में कितने नंबरों का पूरी तरह से रिकवर कर लिया। तो लेट होप सो हम अगली बार वीडियो लेक्चर में उतरेंगे, साथ में मैं आपको बताऊंगा इन 5 चैप्टरों में हमने कितने नंबर कवर कर लिए बोर्ड में। नेक्स्ट 54 देखिए, व्हाट कंडीशन फॉर द मैग्नीशियम वुड बी रिड्यूस एल्यूमिनियम। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता है एल्यूमिनियम को, और ये उल्टा भी जा सकता है, तो इसके लिए कौन सा एलिंगम डायग्राम के थ्रू आप इसको बता सकते हो। ईडी इज द एलिंगम डायग्राम। तो एलिंगम डायग्राम के थ्रू ये बता सकते हो कि मैग्नीशियम की कौन सी कंडीशन होगी एल्यूमिनियम को रिड्यूस करने के लिए, एल्यूमिनियम की कौन सी कंडीशन होगी मैग्नीशियम को रिड्यूस करने के लिए, जरूर आपको पता होनी चाहिए, जरूर पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, राइट द प्रिंसिपल, अरे ये तो बहुत बार पूछे गए हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब देखो दो बार आया क्रोमेटोग्राफी,
क्रोमेटोग्राफी क्योंकि छूट जाता है ये वर्ड, इसीलिए इसने पेपर पॉइंट में, बोर्ड पॉइंट में इस तरह के वर्ड जरूर पूछेगा। और मैं आपको अभी बता रहा हूं कि जब मैं इसमें अभी इस साल के पेपर कराऊंगा तो उसमें भी आप देखिएगा किस तरह के प्रिंसिपल यहाँ पर पूछे गए। तो प्रिंसिपल को मैंने आपको दो ग्रुप में बांट रखे थे। प्रिंसिपल आपको बेसिकली दो ग्रुप में है, एक तो है ओर और गैंग के बीच में, प्रिंसिपल है ओर और गैंग के बीच में, ओर है और साथ में गैंग के बीच में, जो हम कंसल्टेशन में जा रहे हैं, ओर और गैंग के बीच में। और दूसरा हो गया किसके बीच में, इंप्योरिटीज और मेटल के बीच में। तो इंप्योरिटीज दो तरह के प्रिंसिपल हैं, इंप्योरिटीज और मेटल के बीच में, एक है इंप्योरिटीज और दूसरा हो गया मेटल के बीच में। तो मेटल के बीच में और इंप्योरिटीज के बीच में जो आपके पास वो कर रहे हो रिफाइनिंग, तो रिफाइन के प्रिंसिपल कितने हैं, एक। और दूसरा जिसमें आपने बोला था कि ओर और गैंग के बीच में हम लोग कर रहे हैं, ओर और गैंग के बीच में, ओर और गैंग के बीच में हम कर रहे हैं, तो ओर और गैंग के बीच में हमारे पास 4-5 प्रिंसिपल है, 3-4 प्रिंसिपल उसमें है। तो 4 प्रिंसिपल वहां पर मान लीजिए और 7 प्रिंसिपल इसमें यहां पर मान लीजिए। इन सभी को याद कर लीजिए, इस तरह से आपके काम हो जाएगा पूरी तरह से। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि लाइव इसमें कन्वर्सेशन में आप इस तरह के डाउट को क्लियर कर लीजिए, इस तरह के डाउटों को आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन के सेट जो कि आ रखे हैं आपके पास बोर्ड पॉइंट में 55। इसके अलावा मैं आपके लिए क्वेश्चन नहीं क्रिएट करूंगा इसमें। अब क्वेश्चन जो क्रिएट होगा वो बोर्ड पेपर में होगा, जो इस साल आपके पास आया हुआ है। हम एक बार फिर से करेंगे कि इन चैप्टरों में कितने आपके पास बोर्ड से रिलेटेड हमने कितने मार्क्स का यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन फॉर रिगार्डिंग 5 to 6 years और अदर 10 ईयर तक भी पहुंच सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन है जिन बच्चों ने भी ये क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइए कि इस बार जो टेस्ट होने वाला है उसमें आपके 10 नंबर मिलने ही चाहिए। और इन्हीं क्वेश्चनों के सेट में या इसी तरह के क्वेश्चन के सेट में से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्या करना है आपको, ये क्लास कॉपी में कंप्लीट करनी है, जर्नल डिस्कशन करना है, चेक कराना है अपने पेरेंट्स के थ्रू और साइन करने हैं, साथ में डेट भी डालिए। तो साथ में यहाँ पे साइन के साथ साथ क्या डालना, डेट भी मेंशन कर दीजिए कि किस डेट को आपने कंप्लीट कर रखा है। वो भी लास्ट पेज होना चाहिए, लास्ट, मेरे को सारे पेज नहीं चाहिए, लास्ट पेज जहां पर आपका चैप्टर खत्म होने जा रहा है। तो लास्ट पेज के ऊपर जाइए और इसे साइन कराइए। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द टुडेज कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन द व्हाट, टुडेज कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन बैंक रिगार्डिंग द प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो होप सो दीज आर द क्वेश्चन टू हेल्पफुल टू इंक्रीज योर नॉलेजेबिलिटी टुवर्ड द सब्जेक्ट ऑफ द आइसोलेशन और प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स। or you are the responsible for the completing this question in the class copies or enhance your knowledgeability toward the principal extraction. Small chapter, it is the cell chapter, do it yourself or increase your knowledgeability. All the best, or hope so you are like this and share it. Keep learning, keep smiling, and all the best to you. Great day, have a nice day, and bye bye, double namaste to all. Thank you.